हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू वेक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पिरेंट क्लास 11th की ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 एंड 3 दोनों ही कवर कर लिए और चैप्टर नंबर 1 हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे लिए वो काम का नहीं था। आज चैप्टर नंबर 4 में हमें देखना है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। हम इसमें देखेंगे कि हमारे महासागर और महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं हम इसमें। तो इसमें थ्योरी आपको थोड़ी सी वो हमें देखनी है, किस किस ने अपने सिद्धांत दिए वो हमें इसमें देखना है। सबसे पहले थ्योरी आ जाती है इसमें अल्फ्रेडर वेगर की। तो इन्होंने महाविस्थापनीय सिद्धांत हमें दिया कि जो महाद्वीप है हमारे ये विस्थापन करने लग रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ही हमें बताया था। तो सन 1912 में ये प्रस्तावित किया कि ये महाद्वीप से रिलेटेड सिद्धांत है और इससे ही हमें पता चला कि हाँ हमारे महाद्वीप का विस्थापन होने लग रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस ये क्या है। तो इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक दूसरे से अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे। वेगर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग में थे। यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था जिसे महाद्वीप को पेंजिया कहा जाता है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी का, पेंजिया का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी। ठीक है, और फिर विशाल महासागर को पेंथ रहता है। ठीक है, अब इस चीज को समझना। जो वेगर साहब थे इन्होंने देखा था कि इन्होंने रिसर्च करी इस चीज पर कि जो महाद्वीप का आप देख रहे हो ना कि हमारे 7 महाद्वीप हैं, तो ये हमेशा से ही ऐसे नहीं थे। तो इन्होंने बताया हमेशा से ऐसे नहीं थे। जब हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ, आपने कल पढ़ लिया सब, वहां पे जीवन का आरंभ होने लगा होगा। ठीक है, उससे भी पहले की बातें हैं ये। ठीक है, तो ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, तो पेंजिया ये वाला भाग था आपका पेंजिया। ठीक है, इसी में ही सब थे, जितने भी पृथ्वी पर देश थे या जो भी थे सभी थे यहाँ। ठीक है, और जो ऊपर वाला हिस्सा था यहाँ महासागर थे आपके। ठीक है, तो इसे कहा गया क्या, पेंजिया। ठीक है, फिर इस नियम के अनुसार क्या था कि इस थ्योरी के अनुसार कि पेंजिया का भी विभाजन होने लगा। ठीक है, पेंजिया 2 बड़े महाद्वीप पिंडों में बदलने लगा, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। ठीक है, और ये उत्तरी व दक्षिण भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ और इसके बाद लोरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लगा और विस्थापन होने लगा। ठीक है, अब समझना कि पहले सिचुएशन क्या थी कि पृथ्वी यहां तो था पेंजिया और ऊपर था आपका पेंथला, यहां महासागर थे। ठीक, फिर इसका पेंजिया का भी विभाजन होने लगा। ठीक, अब पेंजिया था ना ये 2 रूप में बदल गया। ठीक है, नीचे वाला बना आपका गोंडवाना, गोंडलैंड बोलते हैं इसे। ठीक है, और लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड 2 हिस्सों में ही बदल गया। ठीक है, अब फिर इनका भी विभाजन होने लगा जिससे आपको महाद्वीप देखने को मिलते हैं। तो ये थ्योरी आपकी इस प्रकार है। ठीक है, ये आपको नोट करने हैं डायग्राम ऐसी बना के। अब यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब ठीक है, हम मान लेते हैं कि वेगर साहब ने ये सब कह दिया, हमने मान लिया उस थ्योरी को, बट उसके कुछ प्रमाण भी तो होने चाहिए और यूपीएससी मेंस में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब एस्पिरेंट आपको लग रहा होगा ठीक है चलो हमने ये सब मान लिया कि अंगारा गोंडवाना जो भी था ठीक है मानते हैं, बट इसके कुछ साक्ष्य भी तो होने चाहिए। तो और यूपीएससी मेंस में ऐसी चीजें ज्यादा आपसे पूछी जाती हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ साक्ष्य दिए हुए हैं, यही हमें देखने हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में साक्ष्य क्या क्या है। तो महाद्वीप में साम्य, यानी कि जो भी आपके महाद्वीप है ना, मतलब कुछ कुछ समानता देखने को मिलेगी उसमें। जैसे कि यहाँ दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने तट रेखाएं एक साम्य दिखाई देती है। मतलब जो आपका दक्षिण अफ्रीका है और ये दक्षिण अमेरिका है, तो मतलब ऐसा नहीं मिलता कि जैसे ये मिली जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ समान तो लगता है ना। मैप में आप एक बार देखना, आपके पास मैप तो जरूर होना चाहिए। तो फिर जैसे कि महाद्वीप की चट्टाने भी, इन पर कुछ चीजें वे भी समान पाई गई हैं, जिसमें जैसे ब्राजील तट और पश्चिम अफ्रीका के तट पर ये सारी चीजें मिलती हैं, जैसे चट्टाने ये भी समान पाई गई हैं। ठीक है, फिर जैसे टिलाइड वे अवसादी चट्टाने हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित हुई थी। भारत में पाई जाने वाली गोंडवाना श्रेणी के प्रतिरूप दक्षिण गोंडवाना की 6 विभिन्न
स्थल खंडों में मिलते हैं। ठीक है, अब इससे यह सिद्ध हो गया कि जो गोंडवाना का कुछ हिस्सा भारत की तरफ भी आया था, इसलिए वहां ये पाई गई। ठीक है, और इसी क्रम में जैसे देखा जाए भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में ये मिलते हैं। ओके, फिर है आपका प्लेसर निपेक्ष। सोना युक्त सिराएं होती हैं, ये ब्राजील में पाई जाती हैं। यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाली सोने व निपेक्ष ब्राजील पठार से उस समय निकली होंगी जब ये दोनों महाद्वीप जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो कि ये बताते हैं कि हाँ पहले ये कुछ इनमें विस्थापन हुआ है। ठीक है, जिसके कारण ये सब हमें देखने को मिला। तो एक बार देख लेते हैं। तो बैगर साहब इन्होंने थ्योरी को हमारे आगे रखा कि पृथ्वी का विस्थापन, इस पर विस्थापन होता रहता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर सबसे नीचे आपका पेंजिया पाया जाता था जो कि महाद्वीप के रूप में था। ऊपर था आपका महासागर टाइप के थे जिसे पेंथला कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ सारे महासागर थे और यहाँ महाद्वीप थे। ठीक है, बट अब ये जो आपका पेंजिया है ना, इसका भी विभाजन हो जाता है कुछ दिन बाद। नीचे बसता है गोंडवाना लैंड और ऊपर अंगारा लैंड। ठीक है, बीच में महासागर रह जाते हैं फिर भी। तो ये जो गोंडवाना लैंड है फिर इसका विस्तार यहाँ होने लगता है अंगार लैंड का यहाँ, जिससे हमें ये भारत का निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी तो ये सब थ्योरी थी। फिर हमने आगे कुछ ऐसे साक्ष्य देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये प्रवाह संबंधित बल क्या है आखिर। तो वेगर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे। ठीक है, तो उनके अनुसार दो कारण थे, एक तो पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल और दूसरा ज्वारीय बल। इन्होंने फिर बताया भी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने सारा चीज बताई थी हमें। और फिर जैसे इसमें पहला बल देख लेते हैं हम, ध्रुवीय या फिलिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता है, जो पृथ्वी घूमती है ना उससे। और फिर ज्वारीय बल जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। इसके कारण ही जो पृथ्वी के महाद्वीप का विस्थापन होता है वो होने लगता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि विस्थापन अभी भी जारी है, ऐसा नहीं है कि अब रुक गया है। फिर दूसरी थ्योरी आती है आपकी संवहन धारा सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपकी इंपोर्टेंट भी मानी जाती है, ये वाली थ्योरी आपकी देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम थ्योरी पढ़ने लग रहे हैं कि जो आपके महाद्वीप ये सब और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ होगा इसके बारे में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो चलो इसे देखते हैं। तो 1930 के दशक में आर्थर होमन्स ने मेटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्न में मेटल भाग में उत्पादित होती है। और होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेटल भाग में इसी प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। मतलब समझना इसका, इन्होंने मेटल का अध्ययन किया पृथ्वी वाली का। तो चलो देख लो पहले। ठीक है जी, ये आपका भूपर पट्टी हो जाती है, दूसरी मेटल। तो इन्होंने इस वाली परत का अध्ययन किया। इन्होंने कहा यहाँ लावा है। ठीक है, बट वो लावा ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, और उसी से धाराओं का इनका निर्माण होता है जिन्हें बोलते हैं संवहन धारीय। ठीक है, वे धाराएं ऐसे लावा निकलती रहती हैं। ठीक है, अब जब यहाँ से लावा ऐसे निकलता रहेगा, जो आपका बीच में जो भी मान के चलो महाद्वीप वगैरह का वो है, तो ठीक है वो थोड़ा थोड़ा खिसकता रहेगा। देखो ध्यान देना इसे, जैसे मान के चलो लावा ये यहाँ से निकला और ऐसे हो गया। ठीक है, जिसके कारण जो यह महाद्वीपीय का वो पड़ता है तो ये तो घूमेगा। ठीक है, तो इसे आप वैसे भी एग्जांपल से देख रहे हो, जैसे यहाँ से कोई वो निकलेगा तो ये चीज दूर होने लगेगी ना, तो इसे ही बोलते हैं संवहन धारा सिद्धांत। बट इसके बाद भी कुछ ऐसे सिद्धांत आते हैं जिसे टेक्टोनिक सिद्धांत थ्योरी या प्लेट वर्तनीय सिद्धांत कहते हैं, और उसे ही आधुनिक सिद्धांत माना गया। वो आगे हम देख लेंगे, बट पहले कुछ चीज हम देख लेते हैं जो आपके बीच में एनसीईआरटी वालों ने दी गई है। महासागरीय की बनावट कैसी है, जो महासागरीय हैं उनकी कैसी है। ठीक है, जो महासागरीय है ना उनके अंदर की बनावट कैसी है वो देखनी हमें। गहराई व ऊंचाई के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया है। तो पहला है महाद्वीपीय सीमा, दूसरा है गहरे वैश्विक समुद्र और तीसरा है मध्य महासागरीय कटक।
तो जैसे अभी ये समझना, ये रहा वो, तो टॉपिक था हमारा महासागरीय की जो बनावट है वो कैसी है। तो ये 3 प्रकार में, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया आपका समुद्रीय तल तट, ठीक है। फिर ये आ गया इसके मध्यवर्ती निचाई की तरफ, और ये गहरे उसमें, ठीक है। तो यहाँ ही वो दे रखा है विशालीय मैदान, जो महासागर के ऊपर वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसे हम पढ़ रहे हैं वो। तो तट व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाता है विशालीय मैदान होता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है फिर मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वत की श्रृंखलाएं भी यहाँ पाई जाती हैं। तो आपको थोड़ा भी अजीब सा लगा होगा कि आखिर महासागर के अंदर भी पर्वत होते हैं, तो जरूर महासागर के अंदर पर्वत होते हैं, क्योंकि महासागर ही महाद्वीप के ऊपर या उनसे कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए होते हैं, तो इस कारण उनके अंदर पर्वत जरूर पाए जाएंगे, ठीक है। तो आप कहने का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जैसे पानी है तो इसके नीचे कहीं ना कहीं मिट्टी तो जरूर होगी। अब ऐसा तो नहीं है पूरी पृथ्वी है और यहां से लेकर यहां तक पानी है, कहीं भी धरती नहीं है बीच में। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, धरती आपकी यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, जब पानी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं भाई, बिल्कुल ये एरिया है ही नहीं, यहाँ तो केवल पानी पानी है, तो वही बात यहाँ है। तो इसका मतलब बीच में धरती होती है और पर्वत ये सब वहां पाई जाती है, ठीक है। ये तीनों उसमें तट होते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाता है, फिर हम देख लेते हैं। अब जैसे हाँ इस चित्र को देखो, तो ये ऐसे चित्र बताए गए हैं जहां मतलब भूकंप, ज्वालामुखी ये सब ज्यादा आती हैं, ठीक है। ज्वालामुखी जैसे यहाँ इन क्षेत्रों पर ज्वालामुखी ज्यादा आती हैं, ठीक। तो जैसे कि ज्वालामुखी, उद्गादर, ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इन एरियाओं में, ठीक है। जैसे यहाँ नहीं आती। स्टूडेंट अब आ जाते हैं हम अपनी इंपोर्टेंट थ्योरी पर, वो है प्लेट वर्तनिक सिद्धांत, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। तो ये हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने पढ़ लिया कि जो हमारे बेगर साहब थे उन्होंने भी अपना सिद्धांत दे दिया। इसके बाद हमने संवहन धाराओं को भी पढ़ लिया, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आ जाता हमारा प्लेट वर्तनिक थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखना, सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वान की महाद्वीप व महासागरों के विस्तार के अध्ययन से फिर 1967 में मैकेंजी मोरग ने एक अवधारणा प्रस्तुत की। तो इसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं प्लेट वर्तनिक। इसमें क्या था, एक वर्तनिक प्लेट जो ठोस चट्टान का विशाल व अनियतित खंड का आकार होती है, ठीक है। तो प्लेट क्या होती है, मतलब एक ठोस खंड का आकार होती है। अभी इतना समझना, आगे और भी समझ में आ जाएगा। महाद्वीप या महासागरीय स्थल मंडल से मिलकर बनी होती है। प्लेटें दुर्बल मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलियाम होती है और पट्टी एवं ऊपरी मेटल को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो मतलब समझना कि ये कहना चाहते हैं, अभी तक हमने जो देख लिया कि पृथ्वी के अंदर हमारी प्लेटें होती हैं। जैसे ये पृथ्वी है, इसके अंदर बहुत सारी प्लेटें हैं, मुख्य प्लेटें आपकी 7 हैं, ठीक है। बहुत सारी प्लेटें हैं। अब इनमें से कुछ आपकी महासागरीय, अब इनमें से कुछ आपकी महासागरीय प्लेटें भी होंगी, ठीक है। और फिर कुछ ऐसी प्लेटें होंगी जो कि महाद्वीपीय प्लेट होंगी। तो इस प्रकार की पृथ्वी में बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं। किसी कारण ये टकरा जाती हैं, जिस कारण से विस्थापन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, तो अब आगे देख लेते हैं हम फिर। जैसे कुछ प्लेटों को उदाहरण दे रखे हैं, जैसे प्रशांत प्लेट मुख्य महासागरीय प्लेट है। तो प्रशांत महासागर है ना, उसकी भी एक प्लेट है। जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं, ठीक है। यूरेशियन जिसमें मतलब यूरोप और एशिया, यूरेशिया दोनों मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो ये अपनी महाद्वीप की प्लेट हो गई और दूसरी महासागर की प्लेट, ठीक है। अब प्लेट वर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर स्थल मंडल पर 7 मुख्य प्लेटें व कुछ छोटी छोटी प्लेटें पाई जाती हैं। मतलब समझ में आ रहा है ना आपके। तो मतलब महाद्वीपीय 7 आपकी प्लेटें होती हैं, ठीक। और इनके साथ कुछ छोटी छोटी प्लेट भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपको दी गई है। अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट,
तो ये आपको प्लेटों के थोड़े नाम पता होने चाहिए, ठीक है। फिर चलते हैं हम अपनी मेन बात पर जो हमारी है। तो अब आगे इतनी थ्योरी आपके समझ में आ गई। क्या होता है कि आगे जब पढ़ेंगे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। कभी कभी घटना क्या होती है कि स्थल मंडल प्लेटें टकराती हैं। अब ये जब पृथ्वी के अंदर प्लेटें हैं तो ये पृथ्वी प्लेटें भी चल रही हैं, ठीक है, और ये कभी ना कहीं तो एक दूसरे से टकराएंगी। जब इनकी एक दूसरे से टक्कर होती है तो अगर इनकी स्थल मंडल प्लेटों से टक्कर हो जाती है, ठीक है, तो कहीं पहाड़ों ये सब निर्माण हो जाते हैं। जब स्थल मंडल या जल वाली मंडल से, तब ये ज्वालामुखी ये सब होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जब ये आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब ये जो आपकी बहुत सारी प्लेट होती हैं, 7-8 प्रकार की प्लेट, उनसे भी ज्यादा की, अब उनमें भी 3 कैटेगरी की प्लेट होती हैं। पहली कैटेगरी प्लेट कौन सी? अपसारी सीमा वाली प्लेट, ठीक है। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई निर्माण होता है, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से टूटती हैं, इसे प्रसार स्थान भी कहते हैं। अपसारी सीमा का सबसे बड़ा उदाहरण मध्य अटलांटिक तट, यहां से अमेरिकन प्लेटें टूटी हुई थी, ठीक है। तो बता दिया, मतलब प्लेटें एक दूसरे से अपसारी कौन सी? जो विपरीत जाएंगी। ये प्लेटें चली गई और इनके जगह दूसरी आ गई, ठीक है। जब अब आपको पता चल रहा है ना कि हाँ महाद्वीप का भी विस्थापन हो रहा है, ठीक है। दूसरी होती है अभिसरण सीमा, ठीक है। तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, मतलब, ठीक है, एक भारी वाली प्लेट आपकी नीचे धंस गई और ऊपरी प्लेट आपकी ऊपर रह गई। जहां भूपर पट्टी आपकी नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो भूपर पट्टी वाली प्लेट आपकी नीचे दब जाती है, ठीक है, वह अपसारी सीमा होती है। वहां स्थान जहां प्लेट धंसती है, ठीक है। और ये 3 प्रकार की प्लेट होती हैं। पहली महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है, उनमें एक दूसरे के बीच में धंस जाएगी। फिर 2 महासागरीय प्लेटों के बीच और फिर 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच, यानी कि 3 कंडीशन हो गई अभिसरण सीमा या प्लेटों के अंदर। 2 प्लेट, इतना तो कंफर्म है कि दोनों प्लेट में एक जरूर धंसेगी, बस कंडीशन दूसरी हो सकती है। कभी हो जाएगा कि महासागर महाद्वीप वाली प्लेट इनके साथ हो ये सब, कभी हो जाएगा कि महाद्वीप के साथ, कभी महासागर की प्लेट के साथ, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारी रूपांतर सीमा, जहां ना तो कोई नई पट्टी का निर्माण होता है ना ही कोई विनाश होता है, उसे रूपांतरण सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में रुक जाती हैं और रूपांतरण प्लेटें कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपका एक सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है, देखो प्लेटें कैसे टूटती हैं या टकराती हैं। जैसे हमारा आरंभिक भारत कैसा था, ऐसा था। अगर ये प्लेटें वगैरह नहीं होती तो आपको अपने देश का मैप ऐसा बनाना पड़ता, ठीक है। फिर इससे आके प्लेटें टकराई, जब ये फिर ऐसे और आकार अपने होने लगे, फिर यूरेशियन प्लेट वगैरह हमारी यहाँ इस क्षेत्र में टकरा जाती है, ठीक है, जिससे हिमालय पहाड़ों का निर्माण हो जाता है। तो महाद्वीपीय प्लेटें टकरा गई, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रखा था, ठीक है। और तो बस यही था इस चैप्टर में, ओके। और अपना आपको साथ साथ नोट जरूर बनानी है, क्योंकि ये मेंस में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एनसीईआरटी की रीडिंग आपको कंटिन्यू रखनी है। और आने वाले टाइम में ऐसा भी होगा कि एक क्लास में 4-4 चैप्टर कवर करा दिए जाएं, क्योंकि फोकस रहेगा कि अब अपनी एनसीईआरटी को जल्दी समाप्त किया जाए, ठीक है। तो एक बार चैप्टर फिर से देख लेते हैं क्या क्या देखा। चैप्टर का नाम था कि महाद्वीप और महासागर का विस्थापन कैसे, या उनके बारे में हमें समझना था। तो पहली थ्योरी आई थी हमारे पास वेगर साहब की, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो आपकी पूरी पृथ्वी है वो शुरू में 2 भागों में थी। फिर इसके बाद दूसरी थ्योरी आ जाती है कि सैम-1 धारा सिद्धांत, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि जो आपका वो मैग्मा निकलता है, ठीक है, उसके कारण प्रथम महाद्वीपीय ये सब एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, फिर, ठीक है। फिर थोड़ा सा हमें समुद्र के रूप में बताया जाता है कि नहीं, महाद्वीप तो उसी जगह पर है, विस्थापन किसका हो रहा है? महासागर का, ठीक है। वो भी थ्योरी हमारी ठीक नहीं होती। उसके बाद हमारी एक लास्ट थ्योरी आती है जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी थ्योरी आज भी काफी प्रचलित है और इसी से ही हम मानते हैं, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया गया कि हमारी पृथ्वी पर
जो महाद्वीपीय प्लेट हैं वे 7 हैं, ठीक है, और उसके बाद भी बहुत सारी प्लेटें हैं पर मुख्य 7 हैं, ठीक है। अब उनमें आपस में एक दूसरे से भी टकराती भी रहती हैं, तो वे 3 टाइप से टकरा जाती हैं। तो आई होप अब तक आपने अपने चैप्टर नंबर 2, 3, 4 देख लिया, तो अब आपको थोड़ा चीजें समझ में आने लगी होंगी कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, फिर पृथ्वी कैसे, पृथ्वी के कोर वगैरह ये सब कैसे हुए, फिर ये महासागर ये सब कैसे, ग्रह तारे, लगभग आपने सब समझ लिया, ठीक है, 3-4 चैप्टर में। इसलिए आपकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो 6 से 10 तक एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना, तो उसमें थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, कंफ्यूजन होगी। कभी उसमें खनिज का चैप्टर स्टार्ट होता था, तो कभी उसमें जल का, कभी संसाधन का, तो कंफ्यूजन होती है। बट 6 से 12 आपकी एनसीईआरटी काफी है, इन्हीं से ही अपना काम हो जाता है। और 11-12 से डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन देखे जाते हैं। एक बार GS1 में जाके देखना, इन चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप ये करना, चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो, या फिर आपको टेलीग्राम पर भी नोट्स मिल जाते हैं, उनसे देखकर कुछ अपनी हेल्प से अच्छे नोट्स बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।